नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीहंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 10 जून और 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। बिल्कुल सही बात है। आपने अक्सर ये लाइन सभी टीचर्स को बोलते हुए सुने होंगे कि आपकी सोच सब कुछ करता है। अगर आप दिमाग में माइंड सेट के साथ पढ़ रहे हैं कि हमें सक्सेस बनना है, डैट मीन्स आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। लेकिन आपको आपका माइंड सेट में अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो उस केस में क्या है कि फिर आपको जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता है या फिर आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ, इसी जिद के साथ कि हमको ठान लेना है कि जीतना है, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यानन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 7 जून, 8 जून, 9 जून या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व प्रत्यानन दिवस जो है वो 9 जून को मनाया जाता है। अच्छा, ये जो दिवस है ये एक तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से, ठीक है, और दूसरा जो है ये इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है ना, इसी से रिलेटेड है ये विश्व प्रत्यानन दिवस, ठीक है। जून के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। दिवस जो है, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और 1 जून को ही पेरेंट्स डे भी मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को रूसी भाषा दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 9 जून को विश्व प्रत्यानन दिवस मनाया गया। तो ये जो जून के दिवस है इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो दर में 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको शॉर्ट में आरबीआई भी बोलते हैं। तो जो रेपो रेट है, रेपो रेट क्या होता है कि जो बैंक आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देती है, ठीक है, वो लोन को महंगा कर दिया है एक तरीक़ा से अगर बोल दिया जाए। तो लोन जब अगर महंगा हो गया तो आप जब बैंक में जाएंगे तो आपको भी जो कमर्शियल बैंक है वो भी आपको जो लोन मिलेगा वो ज़्यादा उच्च रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो उसी चीज़ में ये आरबीआई बढ़ोतरी की है और अभी जो है इसका जो कितना कर दिया है, रेपो रेट 4.9% कर दिया है ना। इससे क्या होगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये किया गया है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए करता है ऐसा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा देखिए मौद्रिक नीति समिति एक बनाया गया है, उसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 सदस्य भारत सरकार के होते हैं, ठीक है। मौद्रिक नीति का जो हमेशा जो समिति का जो अध्यक्ष होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, जो अभी कौन है, शक्तिकांत दास हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है, याद रखिएगा, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति के जो ये जो मौद्रिक नीति पॉलिसी है ये कितना बार होता है, हर 2 महीने में एक बार जारी किया जाता है और साल में 6 बार जारी किया जाता है। वर्तमान में अभी रेपो रेट कितना है, 4.90 है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1935 को इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। तो ये मौद्रिक नीति और रिजर्व बैंक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, NHAI ने रिकॉर्ड 105 घंटे में कितने किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसे ही किसी का नाम नहीं होता है, जब कोई मतलब एक्सेप्शनल काम किया जाता है तभी इसमें नाम रिकॉर्ड होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 105 घंटे में रिकॉर्ड 75 किलोमीटर सड़क बनाया गया है, इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कराया गया है।
अच्छा 75 किलोमीटर से क्यों? क्योंकि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी का 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ठीक है, वर्षगांठ है ये, आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ है। ठीक है, तो इस उपलक्ष्य में 75 किलोमीटर का रिकॉर्ड हम लोग 105 घंटे में ही बनाकर इसे हम लोग रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम इसका नाम शामिल हो गया है। इससे पहले कतर के द्वारा 10 दिन में 35 किलोमीटर रोड बनाया गया था, वो रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल था। अभी हमारा भारत का ये इसमें नाम शामिल हो गया है, तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे NHAI की स्थापना 1988 के अधिनियम से की गई थी और वर्तमान में सड़क मंत्री अगर बोला जाए तो नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में NHAI के द्वारा स्टील रोड बनाया गया था, वो किस शहर में है? तो वो है सूरत में, गुजरात के सूरत में स्टील रोड बनाया गया था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है? नंबर ए मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के लिए है ये। ठीक है, इसमें MIT टॉप पे रहा है। ठीक है, इसमें MIT टॉप पे रहा है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, इस रैंकिंग में इस रैंकिंग का 19वां संस्करण था और इसमें जो MIT है, ये जो इसका मुख्यालय जो है, ये जो अमेरिका का USA का यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा MIT। ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शीर्ष स्थान पर रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। और भारत का IISc बेंगलोर पूरे विश्व में 155वां स्थान पर रहा है, लेकिन अगर भारत में बात करें तो ये शीर्ष स्थान पर रहा है। ये भी याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सतीश पाई, बी कुमार मंगलम बिरला, सी अशोक अग्निहोत्री, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में सतीश पाई जी को नियुक्त किया गया है। सतीश पाई जी इससे पहले हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में CEO थे। ठीक है, याद रखिएगा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो एल्युमिनियम, आदित्य बिरला का ही सब्सिडियरी कंपनी है, एल्युमिनियम फैक्ट्री है, एल्युमिनियम का पाउडर बनाती है और उसे फिनिश प्रोडक्ट में जैसे स्विच बनाना, बर्तन बनाना, ये सब सारा चीज़ उसी से हिंडाल्को कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो सतीश पाई जी को अभी अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की बात करें तो ये आदित्य बिरला का सब्सिडियरी कंपनी है। आदित्य बिरला के मालिक अभी कौन है? कुमार मंगलम बिरला जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान की स्थापना 1972 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है, याद रखिएगा इसे भी, है ना, लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव 2022 का आयोजन करने की घोषणा की गई है। इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा महासचिव, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा महासचिव, ऑप्शन नंबर सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति चुनाव जो 2022 का घोषणा हुआ है, इसमें पीठासीन अधिकारी राज्यसभा के महासचिव को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। इनसे रिलेटेड कुछ आज राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हम लोग फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये जो चुनाव होगा ये 16वें राष्ट्रपति चुनाव होगा। ठीक है, इसमें पीठासीन अधिकारी जो है ये राज्यसभा के महासचिव को नियुक्त किया गया है। अच्छा, आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसका पद्धति क्या है? तो एकल संक्रमणीय, ये जो अनुपातित प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, मीन्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं।
अब आते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। पहला पहला योग्यता तो है कि 35 वर्ष होना चाहिए, दूसरा योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, और तीसरा जो है वो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, जो कि निर्वाचन मंडल से होना चाहिए। कहाँ से? निर्वाचन मंडल से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति के मतदान में कौन भाग ले सकता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, है ना। पहला, संसद के निर्वाचित सदस्य मतलब एमपी, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब एमएलए, ये दोनों भाग ले सकते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। याद रखिएगा, जो जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेशन किया जाता है, नॉमिनेट कैंडिडेट इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नॉमिनेट कैंडिडेट भाग नहीं ले सकते हैं। ओके, यहीं पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी है। और अनुच्छेद 54 और 55 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 54 और 55 राष्ट्रपति का चुनाव से रिलेटेड है। अनुच्छेद 54 और 55 आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अभी चुनाव का समय आ गया है, तो बोलेगा कि अनुच्छेद 54 और 55 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? देखिए, खीर भवानी मेले का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, आपको मालूम होगा ना, यूटी को यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी बिहार, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम है इसमें एक ही यूटी है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। तो खीर भवानी मेला जो है जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे एक माता का मंदिर है जहाँ पे खीर बना के उनका भोग लगाया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि खीर भवानी मेले का आयोजन जो है जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। उसी प्रकार से और भी जो है कामाख्या मंदिर, आपको मालूम होगा कामाख्या देवी का मंदिर, ये असम में है, और यहाँ पे अम्बुबाची का मेला लगता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से बिहार में छठ पूजा बहुत बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें भगवान सूर्य का और गंगा माँ का पूजा किया जाता है। और अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो हैरात फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर का ही फेस्टिवल है, जिसमें कश्मीरी पंडितों के लिए महाशिवरात्रि का त्यौहार जैसा मनाया जाता है। ये महाशिवरात्रि का त्यौहार है हैरात फेस्टिवल। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में उल्लेख है? तो वो है राज तरंगिणी, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय पैराशूटर अवनील लेखरा पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, ये विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो ये जो पैराशूटिंग विश्व कप 2022 है, ये फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। पैरा एथलीट और पैराशूटिंग का मतलब समझ लीजिए जो दिव्यांग लोग के लिए खेला जाता है। पैरा का मतलब दिव्यांग यहाँ पे है। ठीक है, और अवनील लेखरा जो है ये अपने पैरों से खड़ी नहीं हो पाते हैं, व्हील चेयर से हैं, लेकिन देखिए इनका कारनामा देखिए कई गुना बेहतर है। ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और फिर अभी इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, और अभी पैरा शूटिंग्स विश्व चैंपियंस 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे पैरा वर्ल्ड कप जो 2022 है ये फ्रांस में आयोजित किया गया है। और अवनी लेखरा का बात करें तो ये राजस्थान की जयपुर में रहने वाली है, जयपुर की रहने वाली है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किस कैटेगरी में जीते हैं? तो 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में जीते हैं, ये भी याद रखिएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल। ओके, ये कैटेगरी होता है। इसी विश्व कप में श्री हर्ष भी गोल्ड मेडल जीते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आज दो हम लोग त्यौहार का क्वेश्चन लिए हैं इसमें, जैसे कि बैखो उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो बैखो उत्सव जो है वो असम राज्य में मनाया जाता है। मालूम होगा कि झारखंड में सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है, सरहुल फेस्टिवल, है ना।
नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे बैखो उत्सव जो है असम में मनाया जाता है और असम में ये रावा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अभी बताएं कि अम्बुबाची का मेला भी असम में ही मनाया जाता है और कामाख्या माँ का मंदिर असम में ही है। ठीक है। असम की बात करें स्टैटिक फैक्ट्स का, तो मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा जी हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम का राजधानी दिसपुर है। ठीक है, ना कि गुवाहाटी, बहुत लोग गुवाहाटी समझते हैं लेकिन दिसपुर है। ठीक है। माजुली द्वीप जो है वो असम में ही है। हाल ही में असम के नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? वो है देहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, मीन्स नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा, देहंग पटकई नेशनल पार्क। सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? तो नागालैंड का है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारा ये प्रयास कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश का पहला क्वाइन बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स जारी किया गया है। इसका नाम क्या है? किसके द्वारा, कौन सा कंपनी के द्वारा देश का पहला क्वाइन बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स ये जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए क्वाइन स्विच, ऑप्शन नंबर बी बिटकॉइन, ऑप्शन नंबर सी डॉजी कॉइन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में क्वाइन स्विच के द्वारा देश का पहला क्वाइन बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स जारी किया है। रूपी बेस्ड है ना, रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स। क्रिप्टो का मतलब आपको मालूम होगा, डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं, है ना। डिजिटल करेंसी, करेंसी का मतलब मुद्रा, है ना, इसको बोलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे क्वाइन स्विच ने देश का पहला रूपी बेस्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। इस इंडेक्स का नाम क्या है? CRE8, याद रखिएगा। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कौन सा देश है जो क्रिप्टो करेंसी को लीगल बना दिया है, लीगल अपने देश में क्रिप्टो करेंसी की मान्यता दे दी है, तो वो है एल सल्वाडोर। इसका क्या नाम है? एल सल्वाडोर, है ना, एल सल्वाडोर, याद रखिएगा, एल सल्वाडोर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में क्या ये इसको लीगल करेंसी के रूप में मान्यता दी गई है कि नहीं, तो अभी भारत में क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी नहीं माना गया है। लेकिन हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अनाउंसमेंट किया था कि कोई भी बिट करेंसी में अगर लेन देन करता है तो भारत सरकार को उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। याद रखिएगा, भारत में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स कितना है? तो 30% है। अगर मान लीजिए कोई भी 10 लाख अगर क्रिप्टो करेंसी से कमाता है तो 3 लाख रुपया आपको भारत सरकार को देना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या वीडियो में कोई भी जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए। तो हम इससे क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और भी हम आगे नया नया प्रयास करके आप लोगों के लिए कुछ कुछ लेते आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।